प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जानेंगे परागकण बोले तो पोलन ग्रेन क्या होता है और उसकी संरचना, उसके स्ट्रक्चर को। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर परागकण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में डायग्राम के साथ बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, हम लास्ट में परागकण के अंकुरण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम इसका बेस तैयार कर लेते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। सही, बस थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, ये आप क्या देख रहे हैं? पुष्प की संरचना है। और देखो, ये जो है यहां पर, ये जो है इसे हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये पुष्प का नर पार्ट होता है। ये पुष्प का ये क्या होता है? नर पार्ट होता है, या कह सकते हो नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन? पुंकेसर। अब प्यारे बच्चों, पुंकेसर के समूह को या पुंकेसर से मिलकर क्या बनता? पुमंग बनता, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो ये फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं परागकोश, बोले तो एंथर। क्या कहते हैं? परागकोश, एंथर। और प्यारे बच्चों, ये जो परागकोश होता है ये द्विपालित होता है, मतलब इसकी प्रति एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती है। डायग्राम में देख लो, मैंने क्या बताया? प्रति एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। तो इसका मतलब एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी। अब प्यारे बच्चों, इन लघु बीजाणुधानी के अंदर, प्रति एक लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों परागकण या लघु बीजाणु होते हैं। क्या कहा मैंने? कि प्रति एक लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों परागकण या लघु बीजाणु होते हैं। और देखो, ये जो परागकण होते हैं ना बच्चों, ये लघु बीजाणुधानी के अंदर ठसाठस भरे हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर परागकण के बारे में ही पढ़ेंगे। परागकण क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, और डायग्राम से भी समझेंगे। सही है, हम थ्योरी पढ़ते चले जाएंगे, डायग्राम देखते चले जाएंगे, तो इससे हमें डायग्राम भी तैयार हो जाएगा, और डायग्राम से हम थ्योरी कैसे बनाएंगे ये भी हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे ब्लैक पेन से। ब्लू एंड ब्लैक पेन का आपको यूज करना है, जैसे मैंने किया है। देखो भाई, लिखना आपको है परागकण, इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन, या लघु बीजाणु, और इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर। कहीं कहीं आपको सूक्ष्म बीजाणु लिखा मिल सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में आपकी लघु बीजाणु ही लिखा हुआ है। चलिए, अब बहुत ध्यान समझना। देखो भाई, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु या परागकण, क्या कहा मैंने? पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद, बोले तो मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। भैया, इस लाइन को अच्छे से याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। चलिए, जो सामान्यतः एक कोशिकीय, अगुणित, गोलाकार या अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है। परागकण की बात चल रही है। परागकण का व्यास लगभग 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न भिन्न दिखते हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी में आपने देखे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने यहां से क्या जाना? सर, हमने यहां से ये जाना कि पुष्पीय पादपों में, सही बात, लघु बीजाणु या परागकण मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। बेहतरीन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लो बिल्कुल। अब हमने क्या जाना कि सर, जो परागकण होता है ना, ये एक कोशिकीय, अगुणित, गोलाकार या अंडाकार होता है,
और प्यारे बच्चों, और क्या जाना सर? हमने ये जाना कि सर ये द्विस्तरीय भित्तियों से ढकी संरचना होती है। इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं, 2 परतें पाई जाती हैं, 2 भित्तियां पाई जाती हैं। और हमने ये जाना कि पराग कण का व्यास 25 से 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कितना? 25 से 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और यह भी जाना सर हमने कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पराग कण विन्यास, आकार, रूप, रंग, बनावट में भिन्न भिन्न दिखते हैं। सही है, ये तो था पराग कण क्या है। सही है, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए फिर अब आप हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे बड़ा बड़ा, पराग कण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। सही है, बहुत ध्यान समझना, थ्योरी पढ़ते रहेंगे और डायग्राम समझते रहेंगे। सही है, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए, पराग कण में सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति होती है जो निम्नलिखित है। भैया एक होती क्या है? बाह्य चोल, बोले तो एक्साइन। और प्यारे बच्चों एक होता है अंतःचोल, अंतःचोल बोले तो इंटाइन। अब देख डायग्राम में कहां है ये, डायग्राम में समझ। देख भैया ये है आपका कौन सा, ये कौन सा है? बाह्य चोल, एक्साइन है। और यह है अंतःचोल बोले तो इंटाइन। अब इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर डायग्राम देखेंगे। सही है, देखो भाई ये हेडिंग डालो ब्लैक पेन से। पराग कण की कठोर भारी भित्ति को बाह्य चोल, एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन, रट ले इस बात को, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। बिल्कुल रट ले भाई, अति लघु में भी आ सकता है और बहुविकल्प में भी आ सकता है। बताओ एक्साइन कैसे बनी होती है? सर ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। इसके कारण ही पराग कणों में अपघटन के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ऐसा कोई एंजाइम का पता नहीं चला है, ऐसे कोई एंजाइम का पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत बोले तो अपघटित कर सके। इस पर, किस पर? स्पोरोपोलेनिन पर ताप, सांद्र अम्लों व क्षारों का प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए पराग कण जीवाश्म के रूप में, इसीलिए पराग कण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं। आपको यही पूछ सकता है अति लघु में ये वाली बात कि पराग कण जीवाश्म के रूप में परिरक्षित क्यों पाए जाते हैं, तो यही बात लिखनी है आपको। तो सर हमने क्या जाना प्यारे बच्चों? हमने ये जाना कि जो हमारा एक्साइन होती है, जो हमारी भारी भित्ति होती है, वो बहुत कठोर होती है। वो कठोर क्यों होती है? वो एक रसायन से बनी होती है जिसका नेम होता है, वो एक पदार्थ की बनी होती है जिसका नेम होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या नेम होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है। और ये इतनी कठोर होती है, ऐसा कोई अभी तक एंजाइम नहीं है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, स्पोरोपोलेनिन इतनी कठोर होती है, ऐसे पदार्थ से बनी होती है कि ऐसा कोई एंजाइम नहीं है कि जो इसे अपघटित कर सके, मतलब स्पोरोपोलेनिन को कोई एंजाइम अपघटित नहीं कर सकता। सही है। और प्यारे बच्चों स्पोरोपोलेनिन पर ताप का, सांद्र अम्लों का और क्षारों का प्रभाव भी नहीं होता। जब स्पोरोपोलेनिन को कोई एंजाइम अपघटित नहीं कर सकता और ना इस पर ताप का और ना इस पर सांद्र अम्लों और क्षारों का प्रभाव होता है, तो इसी कारण पराग कणों में अपघटन के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। पराग कण अपघटित नहीं होते हैं और इसीलिए हमें पराग कण प्यारे बच्चों जीवाश्म के रूप में परिरक्षित मिलते हैं। समझ में आ गई? तो कहां है डायग्राम में? देखो ये बनी हुई है। सही है, अभी और पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। एक्साइन काई बनी होती है सर? स्पोरोपोलेनिन की। और ये कैसा है? समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र, जेनेरेटिव पोर कहते हैं। यहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होती है। द्विबीजपत्री पराग कणों में 3 जनन छिद्र
तथा एक बीजपत्री पराग कणों में एक जनन छिद्र पाया जाता है। आ जाओ अब डायग्राम से समझते हैं बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या है सर? ये हमारी एग्जाइन है। और एग्जाइन काय की बनी होती है सर? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। और आप देख रहे हो कहीं कहीं स्पोरोपोलेनिन जो है अनुपस्थित है, अब्सेंट है। मतलब इसमें देखो परागकण में कहीं कहीं आपको स्पोरोपोलेनिन दिखाई नहीं दे रहा। तो जहां पर दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर क्या होंगे? छिद्र पाए जाएंगे। और उन छिद्र को हम कहेंगे जनन छिद्र, बोले तो जेनरेटिव पोर। फिर हमने आपको प्यारे बच्चों ये बताया कि अगर द्विबीजपत्री है तो एक परागकण में 3 जनन छिद्र होंगे, 1 2 3। और अगर एक बीजपत्री है तो केवल एक जनन छिद्र पाया जाएगा। सही, एक बार और समझा रहा हूं। हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि एग्जाइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और कहीं कहीं क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और जहां पर अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, वहां पर एक छिद्र पाया जाता है, एक पोर पाया जाता है। और उस पोर को ही हम जनन छिद्र कहते हैं। समझ में आ गया? डायग्राम में भी देख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप सेकंड हेडिंग डालेंगे अंथाचोल, बोले तो इन टाइम। सही, चलिए देखिए कहां है ये, देख लो डायग्राम में, ये दिखाई दे रही है आपको, ये इंटाइन है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल इंटाइन कहा जाता है। ये पतली एवं कोमल झिल्ली वाली सदृश्य परत होती है जो सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। क्या जाना सर? जो परागकण की इंटाइन होती है वो पतली होती है, कोमल झिल्ली होती है, सदृश्य परत होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। काय की? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो आपको समझ में आया कि दोनों परतें किस किस चीज की बनी हुई हैं। चलिए, और डायग्राम में भी आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, परागकण का कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, मतलब ढका होता है, घिरा होता है। जब परागकण परिपक्व बोले तो पूर्ण विकसित, मैच्योर होता है, तब इसमें 2 कोशिकाएं, कायिक कोशिका विजेटेटिव सेल तथा जनन कोशिका जेनरेटिव सेल समाहित होती हैं। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सही है। जब परागकण परिपक्व होता है, पूर्ण विकसित होता है, मैच्योर होता है, तो इसमें 2 कोशिकाएं दिखाई देती हैं। सही है। एक कोशिका का नाम क्या? कायिक कोशिका, जिसे हम कहते हैं विजेटेटिव सेल। इसके और भी नेम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक कोशिका का नाम, कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका बनती हैं। एक का नेम क्या है? कायिक कोशिका, और दूसरी का नाम क्या है? पिरजन्नी कोशिका या जनन कोशिका। सही है। और ये इनके क्या है? अपने अपने केंद्रक है। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझना, देखिए कायिक कोशिका बड़ी होती है, विजेटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। भाई कायिक कोशिका कैसी होती है? सर बड़ी होती है, और इसमें क्या होता है? प्रचुर खाद्य भंडार, एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। जबकि जनन कोशिका जेनरेटिव सेल छोटी होती है, छोटी होती है। कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। कौन? जनन कोशिका। किसके कोशिका द्रव्य में? सर कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका तैरती रहती है। समझे कैसी होती? छोटी होती है। ये देखो ये लिखा है, ये तुर्कु आकृति बोले तो स्पंडल शेप, घने कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक वाली है। कौन? कौन? जनन कोशिका। सही है। अब प्यारे बच्चों इस बात को, इस पूरे बात को समझते हैं हम डायग्राम से। सही है, फिर आगे चलेंगे। सही है, बस क्वेश्चन आपका निपटने वाला है। प्यारे बच्चों इस डायग्राम को आप देखिए, ये जो है ये क्या है? ये आपकी कायिक कोशिका या वर्दी कोशिका या नली कोशिका, कुछ भी कह सकते हो। अंग्रेजी में विजेटेटिव सेल या ट्यूब सेल कह सकते हो। सही। ये जितनी भी दिखाई दे रही है ये सब इसका कोशिका द्रव्य है। सही, कोशिका द्रव्य है।
और देखो इसमें ये जो है अनियमित आकार का इस कायिक कोशिका का क्या है बच्चों, केंद्रक है। देखो हमने लिख दिया, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है दोस्त, कायिक केंद्रक या नली केंद्रक या वर्दी केंद्रक, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो भी बोलना चाहो। सही। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा सर जो हमारी वर्दी कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है, वो आकार में बड़ी होती है। और इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से पढ़ लो, एक बार वो पढ़ा कर दिखाता हूं तुमको। देखो ये बड़ी होती है, और प्यारे बच्चे इस बात को रटो, इस बात को ध्यान से पढ़ो। इसमें भैया प्रचुर खाद्य भंडार होता है और विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। एक पॉइंट ही मिस मत करना, समझ गए सर? ये बातें हमने पढ़ ली। अब हमने क्या जाना सर, हमने ये जाना कि जो जनन कोशिका थी, जेनरेटिव सेल थी, ये आकार में छोटी होती है और ये कायिक कोशिका के द्रव्य में तैरती रहती है। क्या करती रहती है? तैरती रहती है। और देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी जो पाया जा रहा है कोशिका द्रव्य है, इसके अंदर भी जनन कोशिका के अंदर अपना भी कोशिका द्रव्य है। और ये कैसा कोशिका द्रव्य? घना कोशिका द्रव्य है। और देखो इसमें एक क्या है? केंद्रक है। सही बात समझ में आ गई? देखो ये कायिक कोशिका है, ये इसका अनियमित आकार का केंद्रक है, और ये जनन कोशिका है जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैर रही है। देखो हमें इस डायग्राम में क्या क्या बातें याद रखनी है भैया? एक्साइन क्या होता है जानते हैं, एंटाइम क्या होता है जानते हैं, जनन छिद्र जेनरेटिव पोर क्या होता है जानते हैं, और भाई जनन कोशिका क्या है, कैसी है, ये भी जानते हो, और केंद्रक कैसा है ये भी आप जानते हो, और कायिक कोशिका क्या है, इसका आकार क्या है और ये क्या करती है ये भी आप जानते हो। और याद रखना इसी के कोशिका द्रव्य में ये क्या पाई जाती हैं? रिक्तिका, वैक्यूल भी पाए जाते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया? बना दोगे डायग्राम? चलिए फिर बिल्कुल इस थ्योरी को देखो, इस डायग्राम को अच्छे से याद करो और इसी से थ्योरी लिखना सीखो। सही है? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, बस लास्ट है। प्यारे बच्चों हम समझाते ज्यादा हैं इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अगर मैं चाहता तो इसको 5-6 मिनट में बनाकर आपको दे देता, तो फिर प्यारे बच्चों आप समझते क्या, आधा अधूरा ज्ञान आपके पास रहता। चलिए अब प्यारे बच्चों इन लाइन पर ध्यान दो, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के 2 कोशिकीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस करा। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 2 नर युग्मकों, 2 मेल गैमेट्स को बनाती है। सही प्यारे बच्चों? अब देखो ये परागकण का अंकुरण है, सवाल तो हमारा ये नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, बस पढ़ लो देख लो किस तरह से। ये 2 मेल गैमेट है, यहां पर ये पोलन ट्यूब है। सही है? और प्यारे बच्चों ये भी याद रखो कि पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नली युक्त संरचना जिसमें 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं उसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब हम आपको मेल गैमेटोफाइट पढ़ाएंगे। सही? तो आज हमने क्या जाना सर? आज हमने जाना पराग कण क्या होता है और उसकी संरचना को। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और कैसी लगी वीडियो आपको इस कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।